ओके, तो फिक्स टैक्स रिजीम और एफटीआर और नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमारे पास क्या है? सैलरी इनकम आप पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। उसके बाद कैपिटल गेन्स जो है, इसमें हमारे पास जो प्राइवेट कंपनी शेयर्स एंड जो पर्सनल एसेट्स है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपके पास फिक्स टैक्स रिजीम में है, आल्दो उसमें भी कुछ नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है जैसे कंपनी, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ज़्यादातर चीज़ें जैसे डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, ये यूजुअली एफटीआर में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मसलन सब लीज या इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती है। ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का भी मैं लिख देता हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर कंपनी अंडर एनटीआर। इसके अलावा फॉर इंडिविजुअल हैविंग इन हैविंग प्रॉपर्टी इनकम मोर देन ₹4 million कैन आल्सो चूज एनटीआर। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये यूजुअली all are in NTR except few like exports, लेकिन वो आपके कोर्स में इतनी डिटेल से नहीं है। बेसिकली बहुत सारे सेक्शंस हैं, मसलन बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो रही होती है, और वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मसलन 148 सेक्शन है, उसके तहत इंपोर्ट पे टैक्स कटता है, 149 में सैलरी के ऊपर कटता है, 150 में डिविडेंड के ऊपर कटता है, 151 में प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर कटता है, 152(1) के अंदर रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉन रेजिडेंट के ऊपर कटता है, 152(1)(a) इसका टैक्स जो है वो नॉन रेजिडेंट के ऊपर कटता है, उसकी कंस्ट्रक्शन इनकम के ऊपर। फिर 153(1)(a) के अंदर गुड्स के ऊपर कटता है, 153(1)(b) में सर्विसेज पे कटता है, फिर 153(1)(c) में कॉन्ट्रैक्ट पे करता है, 154 के अंदर एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स करता है, फिर 154(2) में इंडेंटिंग कमीशन पे करता है, 155 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स करता है, 156 के अंदर प्राइस बॉन्ड पे करता है। तो ये बहुत सारे सेक्शंस है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है। मैंने जो इम्पोर्टेंट आपके पास है वो आपके पास आइडेंटिफाई कर दिए। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास एग्जाम में सवाल किस तरह से आता है। ठीक है। एग्जाम में आपके पास सवाल आएगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग विद एफटीआर। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर इसका जो लास्ट लास्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, सर तो फिर एक्सपोर्ट्स किस में आता है? एक्सपोर्ट्स एफटीआर में आता है, वो मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा था। सर ठीक है। सर अच्छा, अब एग्जाम में सवाल आएगा, अब या तो सैलरी इनकम का सवाल आएगा या बिजनेस इनकम का सवाल आएगा। तो सैलरी इनकम में वो क्या करता है, आपको से वो कहता है बेसिक सैलरी, 2 मिलियन रुपया, मैंने पूरी एनुअल लिख दी है ये। ठीक है। अदर अलाउंसेस से 1 मिलियन रुपीस, फिर वो आपको देता है डिविडेंड। अच्छा, ये डिविडेंड, और इसमें दो आपने याद रखने हैं, ये जो एग्जामिनर, प्रॉफिट ऑन डेट और प्राइस बॉन्ड्स, ये तीन आपने याद रखने हैं कि ये तीन जो है ना, ये एफटीआर में होते हैं। ठीक है। ये तीन कहाँ पे होते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम में।
वो कहता है आपको इसकी इंफॉर्मेशन दो तरह से दे सकता है, ठीक है। ये FTR, ये एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा, ठीक है। these are FTR but examiner don't identify, you must remember, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपको रिमेम्बर रखना है इसको, ठीक है। फिर हाउ इन्फो इज गिवन, एक तो ये हो सकता है एग्जामिनर लिखे डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू 1 लाख रुपया, टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड इनकम 15,000 रुपया, ठीक। तो आपने सॉल्व किस तरह से करना है, आपने 3 मिलियन की सैलरी इनकम अलग कर देनी है और आपने एक अलग रो बनानी है, ठीक है। आप लिखेंगे, जब सॉल्यूशन में करेंगे, सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन में आप करेंगे सैलरी इनकम जो भी आती है आपकी टैक्सेबल इनकम, सैलरी इनकम की पूरी वर्किंग कर लेंगे, टैक्स लायबिलिटी ऑन सैलरी इनकम, जो भी फिगर आपके पास आती है। फिर आप क्या करेंगे, सेपरेट हेडिंग बनाएंगे FTR, उसमें लिखेंगे डिविडेंड इनकम, टैक्स लायबिलिटी ऑन डिविडेंड इनकम, ये कर देंगे। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी, सैलरी प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू इतनी आ रही है, और इसमें से फिर जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो माइनस करेंगे, और उसकी तरतीब क्या होगी, पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, फिर चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे, और फिर आप करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के टैक्स क्रेडिट्स आप माइनस करेंगे। तो इस तरीके से अगर सैलरी इनकम का सवाल आएगा तो आपने इस तरतीब से उस सवाल को सॉल्व करना होगा। सैलरी इनकम के सवाल की सॉल्व करने की तरतीब आपको समझ में आई है। इसमें एक चीज आपने याद रखना है, ये मैं FTR वाली स्लाइड पे लिख देता हूँ, या नीचे NTR में, डिफरेंस बिटवीन NTR एंड FTR, नो losses and tax credits except tax deducted at source is allowed against FTR, यानी FTR इनकम के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होता, ना आपको कोई लॉस अलाउ होता है, ठीक है। तो अगर फर्ज किया आपके पास सैलरी इनकम है और वो कहता है डिविडेंड इनकम के अंदर कोई लॉस हो गया है, तो वो डिविडेंड इनकम तो है ही FTR में, तो उसका लॉस आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर वो कहता है आपके पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम में लॉस हो गया और आपके पास दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम है, तो बिजनेस इनकम के लॉस को भी डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट ला के एडजस्ट नहीं कर सकते, वो FTR इनकम है, ना इसके अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट होगा, ना इसका लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट जाके एडजस्ट होगा, ठीक हो गया। इसी तरह टैक्स क्रेडिट है, जैसे आपके चैरिटेबल डोनेशन का टैक्स क्रेडिट है, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का क्रेडिट है, आपको याद है उसमें फार्मूला A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C होता है, इसी एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करते हैं। इसी तरह फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अंदर भी आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करने के लिए ना FTR इनकम और फिक्स टैक्स रिजीम की इनकम कंसीडर होती है, ना उनकी लायबिलिटी कंसीडर होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से देखें, फर्ज किया मेरे पास
पाक सोर्स बिजनेस इनकम है, ठीक है, एक सर्टेन फिगर है, उसके साथ फॉरेन सोर्स इनकम है, उसकी भी एक सर्टेन फिगर है मेरे पास, और फिर मेरे पास डिविडेंड इनकम है, ठीक है। तो जब मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट करूंगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए मैं लेता हूं फॉरेन टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स पेबल, डू नॉट इंक्लूड टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम ऑफ एफटीआर फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग आउट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इसमें सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम शामिल होगी जब आप इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करेंगे, जैसे हमने सॉल्व किया था। डिविडेंड इनकम और उससे रिलेटेड टैक्स जो है पाकिस्तान टैक्स पेबल की इनकम में शामिल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर चैप्टर 10 टैक्स क्रेडिट्स, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी का फार्मूला होता है। ए इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड एफटीआर लायबिलिटी, इसमें एफटीआर रिलेटेड लायबिलिटी आप शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह बी इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम है, इसके अंदर डू नॉट इंक्लूड एफटीआर और फिक्स्ड टैक्स रिजीम इनकम। ये मैंने बाकी जगहों पे फिक्स टैक्स रिजीम नहीं लिखा, लेकिन ये याद रखें, ये फिक्स्ड एफटीआर लायबिलिटी और फिक्स्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर भी टैक्सेबल इनकम एफटीआर और फिक्स्ड टैक्स, यानी फिक्स्ड टैक्स और एफटीआर का तकरीबन एक जैसा ही काम है, ठीक हो गया। इसके बाद एक और भी है इसके आपके एग्जाम में, जिसमें इंफॉर्मेशन, चलो मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर दूं। ये जैसे इसके अंदर है ना, एक और तरीका कार से भी एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे इसने यहाँ पर लिखा ना डिविडेंड इनकम 1 लाख रुपए, तो वो कहता है डिविडेंड इनकम नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ 15% टैक्स, यानी वो आपको अब ना टैक्स की फिगर नहीं दे रहा, वो कह रहा है आपको डिविडेंड इनकम नेट ऑफ टैक्स रिसीव हुई है 85,000 रुपीज। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि अब उसने आपको क्या दे दिया, 1 लाख रुपया अलग और 15,000 रुपया अलग करके नहीं दिया। तो अगर नेट ऑफ टैक्स की फिगर आएगी तो आप डिविडेंड इनकम कैसे मालूम करेंगे, आप करेंगे डिविडेंड इनकम, ठीक है, और इसके ऊपर 85,000 डिवाइडेड बाय 0.85 कर दें, या 85 और 85% कर दें, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास डिविडेंड इनकम कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए। तो इस तरह आपके पास ग्रॉस डिविडेंड इनकम आ जाएगी, और फिर इसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी मालूम कर सकते हैं, विच इज 85,000 माइनस करें तो आपके पास 15,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये आपको बाज़ औक़ात एग्जाम में डायरेक्ट फिगर दी होती है कि डिविडेंड इनकम इतनी है और इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इतनी है, और बाज़ औक़ात उन्होंने डिविडेंड इसको आपको वर्क बैक करने के लिए कहा होता है कि आपको नेट ऑफ टैक्स की फिगर बता देते हैं और उससे वर्क बैक करके आप ओरिजिनल फिगर के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये जनाब एफटीआर और फाइनल टैक्स रिजीम है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर पूछ लें। जी पूछें। अच्छा सर, ये मैंने पूछना था, ये डिविडेंड जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेडिंग के नीचे हम नहीं लिखेंगे? नहीं, ये जो एफटीआर इनकम होती है ना, उसे सेपरेटली आइडेंटिफाई करना होता है कि एफटीआर है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 3 इनकम ऐसी हैं कम से कम जो एग्जामिनर आपको या कहता है कि आपको पता होनी चाहिए, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट और प्राइस बॉन्ड। ये आपने समझे कि रटा लगा लेना है कि ये हमेशा एफटीआर में होती है।
लेकिन वैसे उसी के हेडिंग के नीचे ही ये फॉल करती है ना, डिविडेंड वगैरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की ही अगर ये हिस्सा है ना। एफटीआर में देखें, अगर ये एफटीआर का कानून ये है कि अगर कोई इनकम एफटीआर में चली जाती है तो फिर वो किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती। अच्छा, ठीक है, वहां पर सही। लिखी हुई है, तो वो लिखी इसलिए हुई है कि अगर फर्ज किया इनमें से जैसे नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है ना, तो नॉन जी रेजिडेंट जी। पर्सन या बाज और लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने रियायत दी और उन्हें कहा कि डिविडेंड, जैसे बैंक है, बैंक के लिए जी। डिविडेंड जो है ना वो एफटीआर नहीं है, तो बैंक या अच्छा, कंपनी के लिए डिविडेंड फर्ज किया एफटीआर नहीं है, तो उनके लिए फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। आपके पास ठीक है। चूंकि इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल आता है, आप उस चक्कर में ना पड़े, आप ये याद रखें आपके लिए सही। तीनों एफटीआर है। अच्छा, बस ठीक है, ये तीन बस याद करने, और ये हमेशा ही हमने एफटीआर की हेडिंग के एफटीआर के नीचे अंदर इसको लिखना। लेने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सरोज, क्वेश्चन। सर लास्ट स्लाइड। ये वाली? यस सर। सर इसका मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, पाकिस्तान टैक्स पेयर वाला, डू नॉट इंक्लूड टैक्स लायबिलिटी और टैक्स इनकम। हाँ देखें, अब इसके लिए मैं पहले ना आपको उसी स्लाइड पे ले जाता हूँ जो हमने पहले की थी, ये जब हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट कर रहे थे, एक मिनट, या ईओपी वाली स्लाइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसको आप थोड़ी देर के लिए शेयर फ्रॉम ईओपी की बजाय आप इसको फॉरेन टैक्स तस्वुर कर ले, तो वही तरीका कार है इसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है सर। हम टैक्स लाइबिलिटी लेते हैं, किस इनकम के ऊपर, पूरे 2 मिलियन की इनकम के ऊपर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर साथ जो है ना वो नीचे टैक्सेबल इनकम ले लेते हैं 2 मिलियन की। ठीक है, तो क्या निकल आता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब अगर मेरे पास इस सवाल में डिविडेंड इनकम भी गिवन हो, फर्ज किया 1 लाख रुपए, तो डिविडेंड और टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम भी गिवन हो, या मालूम कर लूं मैं 15,000 रुपए का। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले को चेंज नहीं करना, मैंने इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी कौन सी लेनी है, वो जो ऊपर वाली 2 इनकम है ना, सिर्फ उन्हीं की लेनी है। एफटीआर इनकम की टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे शामिल नहीं करूंगा, और टैक्सेबल इनकम में भी एफटीआर को शामिल नहीं करूंगा, ये मैं उस स्लाइड में कह रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अब यस क्लियर सर। है? ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी, तो आज हमने आपके जो है ना चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए काफ़ी सारे, और मैं आपको ज़रा आपकी जो किताब है उसमें से बताता हूँ कि अब हमारे पास रह क्या गया है। हमारे पास चैट बॉक्स में किसी क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, यानी एफटीआर तो एंड पे मेंशन करें आफ्टर डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट्स। हाँ जी बिल्कुल, आप वो का ठीक कह रहे हैं आप। आपकी किताब, आपकी किताब, आपकी बुक की तरफ। अच्छा जी, अब आपके जो हमारे पास चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें से सिर्फ चैप्टर 11 की कुछ आइटम्स रहती हैं, टैक्स क्रेडिट्स और एग्जेम्पशंस की, बाकी आपका सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 13 तक, अच्छा ये सारे चैप्टर्स मिलाकर आपका न्यूमेरिकल बनते हैं। चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 13 तक के सारे टॉपिक्स को मिलाते हैं, तो फिर वो जो एग्जाम में आपके इनकम टैक्स के 2 न्यूमेरिकल आते हैं, वो इन्हीं चैप्टर्स को मिला के वो बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल वाली जितनी चीजें थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब आप यू शुड बी एबल टू सॉल्व फुल कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ आई कैप। तो आपने करना ये है कि आपके पास जो साइनॉप्सिस, राइज या पेटी वाला की किताबें हैं, उधर से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू करें। ठीक है, और जो आई कैप की बुक है उसमें से भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हाउएवर उससे जो मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं
वो क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। बाकी किताबों के न्यूमेरिकल्स, जो किताब आप लेके आएंगे उस किताब के न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल आए। लेकिन मैं आपको एक आई कैप के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और दूसरे आपको पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, लेकिन ये मैं बाद में करवाऊंगा। फिलहाल आप अपने तौर पर सॉल्व करना शुरू कर दें ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीकाकार पता लग जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो चैप्टर्स रह गए हैं वो 3 और 3 6 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जो कि हमारे पास इनकम टैक्स में हैं, और 3 चैप्टर्स जो है ना हमारे पास सेल्स टैक्स के हैं। यूजुअली जो ये 6 चैप्टर्स हैं थ्योरी के, ये एक लेक्चर पर जो है ना चैप्टर आपको चाहिए होता है। तो उम्मीद है 6 लेक्चर्स हमारे लगेंगे थ्योरी के ऊपर इनकम टैक्स की, और जो सेल्स टैक्स है उस पे यूजुअली 5 लेक्चर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 6 और 5 11 लेक्चर्स हमें चाहिए इसको मुकम्मल करने के। दरमियान में एक आध दिन ऊपर नीचे छुट्टी वुट्टी भी हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कोर्स जो है वो 15 जुलाई तक इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा, जो हमने टारगेट अपना शुरू से रखा था। इसके बाद जो है ना मैंने आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवानी है, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैंने आपको इस तरह करवानी है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको सारे जो है ना न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, जो कुछ पास्ट पेपर्स के और सारे मुश्किल न्यूमेरिकल्स आपके जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा। तो बाय यानी 15 जुलाई से ऑनवर्ड आप समझें कि 31 जुलाई तक आपकी एक तरह की रिवीजन हो जाएगी न्यूमेरिकल्स के थ्रू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा चैप्टर्स तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के से रिलेटेड है। चैप्टर 4 से 13 तक सब न्यूमेरिकल रिलेटेड है। तो ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। और सेल्स टैक्स भी तकरीबन ये जो 2 चैप्टर है 17 और 18, इनमें सारा काम न्यूमेरिकल का ही है। तो ये भी आपके एक तरह से न्यूमेरिकल्स के जरिए रिवाइज हो जाएंगे। बाकी थ्योरी जो है उसमें जब किसी को कोई रिवीजन की ज़रूरत होगी तो उसको भी मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ऑन टारगेट ऑन टाइम। इंशाल्लाह ताला हम अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। चैट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन लिखा है, सर एक दफ़ा पेपर पैटर्न बता दें। ठीक है, पेपर पैटर्न जो है मैंने शुरू की क्लास में एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये कि आप एक दफ़ा ये जब पूरा आप पढ़ लेंगे ना कोर्स, तो फिर आपको पेपर पैटर्न ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अभी आप मोटा सा आप ये याद रख लें कि आपके ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो है ना वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। 2 न्यूमेरिकल इनकम टैक्स से और 1 न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स से आता है। और बाकी जो पेपर आता है वो थ्योरी के चैप्टर्स में से, थ्योरी जो है वो इन चैप्टर्स में से थ्योरी भी आती है, इन्हीं चैप्टर्स में से थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है, और बाकी जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनमें से भी थ्योरी आती है। तो बाकी जो है आपका तकरीबन 40 मार्क्स का या 35 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका थ्योरी बेस्ड होता है। तो ये मोटा सा पैटर्न है आपके एग्जाम का। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें। जी सर, ये मैंने बताना था आपको किसी दिन सर, वो टैक्स ऑन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट भी जरा समझा दें। हाँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो ये जो ठीक है कुछ सर। टॉपिक्स ऐसे हैं दरमियान में, एक एक दो दो टॉपिक्स जो मैंने छोड़े हुए हैं, वो मैं वन टाइम मिसलिनियस करके आपको बता दूंगा उसके चलिए सर, ठीक है सर। क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्योरी में से हर चैप्टर में से चीज़ें मेमोराइज करनी है। मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को ना पूरी बुक में से एक ना आइडेंटिफाई करवा देता हूँ वो कौन से टॉपिक्स हैं जब हम कोर्स मुकम्मल करते हैं। और ड्यूरिंग द कोर्स भी जब मैं बताऊंगा तो आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा कि यार ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, लाजमी रट्टा लगानी पड़ेगी। बाकी चीज़ें आप समझ भी लें तो इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। वो चीज़ें जो है जो याद करनी है, लाजमी रट्टा लगानी है, वो इंशाल्लाह ताला मैं एंड पे आपको आपके चैप्टर्स में आइडेंटिफाई करवा दूंगा, निशान लगवा दूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला, कल तो नहीं, मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। थैंक यू।